हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 की 10 यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो हमारी अब फर्स्ट यूनिट चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसमें हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। एक शिक्षक कक्षा में जिन जिन सामग्री का प्रयोग करता है पढ़ाते समय, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? पाठ को समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का भी प्रयोग करता है वो सहायक शिक्षण सामग्री कहलाती है। एक क्लास में अपने लेसन को समझाने के लिए जिन जिन भी सामग्रियों का प्रयोग एक टीचर के द्वारा किया जाता है वो सारी सामग्रियाँ कहलाती हैं शिक्षण सहायक सामग्री। अध्ययन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का भी प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं सहायक शिक्षण सामग्री। लेकिन आज के टाइम में क्या है, शिक्षा प्रणाली में सहायक शिक्षण सामग्री के संबंध में कई खोज हो गई हैं और विचार प्रकट किए गए हैं, जिसकी सहायता से अध्ययन प्रक्रिया रोचक हो गई है और महत्वपूर्ण भी बन गई है। और इन सामग्रियों से जो ज्ञान सिखाया जाता है वो न केवल छात्रों में उत्साह को पैदा करता है, बल्कि जो ज्ञान उन्होंने सीखा है वो लंबे समय तक उनको याद भी रहता है। क्या होता है, क्या होती हैं ये सामग्रियाँ? एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय, लेक्चर देते समय जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है वो होती हैं ये सहायक सामग्रियाँ। जब छात्रों को इन सामग्रियों के द्वारा पढ़ाया जाता है तो उनसे जो ज्ञान उन्हें मिलता है वो ज्ञान उनके दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। उनके स्मृति पटल में वो ज्ञान ज़्यादा टाइम तक बना रह सकता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्लास में कोई टीचर है, वो सीधा आके लेक्चर दे के चला गया, तो स्टूडेंट्स का उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया, वो बस केवल बैठ के उसको सुनते रहे और सारा का सारा जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स के दिमाग के ऊपर से चला गया। और दूसरा एक टीचर आया जिन्होंने क्या किया, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया और साथ ही साथ एग्जाम्पल देते देते अपने लेक्चर को स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, छात्रों में उस लेक्चर के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ी और साथ ही साथ उन्होंने जब ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देखा, टीचर की बात सुनी, तो वो उन्हें ज़्यादा समय तक याद भी रहा, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ भी देखा और साथ ही साथ टीचर की बात को भी सुना। बड़े ध्यान से उन्होंने लेक्चर को सुना तो उनके दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रही। इससे टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आया और बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आया। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो कितने प्रकार की होती है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार सबसे पहले हैं इंद्रियों के आधार पर। जो हमारे 6 सेंस हैं, 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री में क्या होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, दृश्य का मतलब विजुअल, जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी सामग्री हमें दिखाई देती है वो है दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री हम सुन भी सकते हैं और साथ ही साथ उस सामग्री के द्वारा हम देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि श्रव्य सामग्री क्या होती है। श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स, यह वह सामग्री होती है जिसके माध्यम से छात्रों को सुनाकर ज्ञान दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें? रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर के द्वारा स्टूडेंट्स को सुनाकर ज्ञान दिया जाता है और ये कहलाती है हमारी श्रव्य सामग्री। रेडियो के द्वारा कैसे ज्ञान दिया जाता है? रेडियो के माध्यम से ही छात्रों के ध्यान को एकाग्रचित किया जाता है, जिससे उनकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सके। यह वो यंत्र होता है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचनाओं के प्रसारण का एक उत्तम मार्ग है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। रेडियो की पहुंच दुनिया के हर एक कोने में है। अनपढ़ लोग भी रेडियो के द्वारा नई नई जानकारी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए रेडियो जो है वो प्रमुख श्रव्य सामग्री माना जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन भी रेडियो की तरह ही होता है और यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में काफ़ी सहायता मिलती है। ग्रामोफोन का
यूज़ आज के टाइम में नहीं हो रहा, लेकिन पहले के टाइम में इसका बहुत यूज़ होता था। तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड की गई आवाज़ों का प्रसारण कैसेट के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जाता है। छात्र अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं ताकि शब्दों के सही उच्चारण, बोलने की गति, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का प्रयोग, उच्चारण संबंधी त्रुटियों को भली भांति समझकर उनमें सुधार ला सके। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर दिया कैसेट में, और फिर वो अपनी ही आवाज़ को बार बार सुन सकते हैं ताकि उनकी जो बोलने में जो गलतियाँ थी वो उनको सुधार सके। उसके बाद दूसरी सामग्री आती है दृश्य सामग्री, विजुअल एड। इस प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से छात्रों को दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें प्रकरण से संबंधित सभी वस्तुओं को छात्रों के सम्मुख रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है और जिनकी सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सकता है। दिखाकर जिसमें शिक्षा दी जाती है वो होती है हमारी दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती हैं? शामपट, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, मानचित्र और बुलेटिन बोर्ड। शामपट यानी ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ब्लैक बोर्ड जो हमें हमारी क्लास में लगा होता है। शामपट एक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाली सहायक सामग्री है। हर एक क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है और इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रत्येक कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है, चाहे नर्सरी हो चाहे हायर एजुकेशन हो। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से कठिन प्रश्नों के उत्तर को शामपट में लिख दिया जाता है, जिससे छात्र कक्षा में सक्रिय तो रहते ही हैं, साथ ही साथ कक्षा में रुचि भी लेते हैं। वही कि एक टीचर क्लास में लेक्चर देगा और साथ ही साथ वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और जो भी कठिन शब्द हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है चार्ट। शिक्षण अधिगम की सफलता में चार्ट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के वर्ण मात्र, वाक्य, विवेक शब्द, मानव अंगों, ध्वनि अवयव के चित्र को चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। चार्ट के माध्यम से जटिल प्रकरण को भी सरल बना दिया जाता है। जैसे टीचर के द्वारा ये कहा जाता है ना कि चार्ट बना के क्लास में लगा दो। कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी मुश्किल है उसको चार्ट बना के क्लास में लगा दिया जाता है, जिससे आसानी से वो समझ में आ सके और सभी को दिख सके। उसके बाद है मॉडल। मॉडल का सर्वाधिक प्रयोग विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण संबंधित प्रकरण को समझाने के लिए किया जाता है। ज्योग्राफी वगैरह में, साइंस वगैरह में जो मॉडल्स बनाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत प्रकरण के महत्वपूर्ण बिंदु का चयन करके उसमें प्लास्टिक, कागज, थर्मोकोल, रबर आदि का प्रयोग करके उसके जैसा दिखने वाला प्रतिरूप बना दिया जाता है, जिससे छात्रों में चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है और बच्चे कक्षा में उत्तम और स्थायी अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है मॉडल? मान लो कोई भी एक चीज़ है, साइंस का मॉडल बनाने के लिए दे दिया गया और वही चीज़ बच्चों ने थर्माकोल के द्वारा एक नकली बना दी, उस चीज़ की कॉपी बना दी, जिससे कि उन्हें ये समझ में आ गया कि इस चीज़ के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डाले गए हैं और ये कैसे वर्क करती है। मॉडल के द्वारा किसी चीज़ के बारे में जानकारी देकर उनको ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद आता है मानचित्र। मानचित्र यानी मैप। मानचित्र के द्वारा छात्रों को भौगोलिक स्थान के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे नक्शे के माध्यम से दर्शाना कि कौन सा देश कहाँ पर है। इस प्रकार छात्र इस प्रकरण के द्वारा दार्शनिक शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ग्लोब होता है ना, ग्लोब के द्वारा दिखा दिया जाता है कि कौन सा देश किस जगह पर है, हमारी इंडिया किस जगह पर है और दूसरे देश किस जगह पर है, जिससे छात्रों को देश की जानकारी मिलती है कि कौन सा देश किस स्थान पर स्थित है। उसके बाद आते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, इस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए। महत्वपूर्ण सूचनाओं को चिपकाकर और अंकित करके छात्रों के ज्ञान में वृद्धि व सूचना प्रदान किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड की तरह ही होता है, लेकिन वो थर्मोकोल शीट उसके ऊपर चिपका दी जाती है और कुछ भी जो जानकारी देनी है, कोई सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी नोटिस है, वो उस बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। इसके बाद तीसरी सामग्री आती है हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री। इस प्रकार की शिक्षण सामग्रियों के साधन के रूप में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों को आवाज के साथ ही साथ चित्र दिखाकर भी शिक्षा दी जाए। श्रव्य सामग्री में केवल सुनाकर शिक्षा दी जाती थी, दृश्य सामग्री में केवल दिखाकर दी जाती थी और दृश्य श्रव्य में सुनाकर और साथ ही साथ दिखाकर शिक्षा दी जाती। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? टेलीविज़न, दूरदर्शन और नाटक। टेलीविज़न जो है वो आधुनिक शैक्षणिक प्रक्रिया का एक वह भाग है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है।
टेलीविज़न के माध्यम से छात्रों को प्रेरणा देने वाले भाषणों और वैश्विक सूचनाओं से अवगत होने का अवसर मिलता है। एक तो टीवी पर न्यूज़ चैनल जिनमें पूरे देश विदेश की जानकारी मिलती है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा टेलीविज़न पर इग्नू के चैनल ले लीजिए या फिर और भी कई, इन चैनलों के द्वारा भी टेलीविज़न पर लेक्चर्स दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद दूरदर्शन के माध्यम से अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे अधिगम प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। दूरदर्शन चैनल के माध्यम से छात्रों का भावनात्मक, नैतिक, चारित्रिक और ज्ञानात्मक विकास होता है। दूरदर्शन के माध्यम से टेलीविज़न पर बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है साइंस के बारे में, मैथमेटिकल के बारे में, तो ये सभी इन चैनलों के द्वारा भी छात्र शिक्षा ले सकते हैं। उसके बाद आता है नाटक। नाटक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत आने वाला वो भाग है जिसके माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर नवीन तरीकों से ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। इस प्रकरण से संबंधित पात्रों का निर्माण करके इस प्रकरण के आधार पर नाटक करवाए जाते हैं। मान लीजिए कोई हिंदी साहित्य में एक लेसन दे रखा है जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, तो हम नाटक आयोजित करवा सकते हैं। जितने भी कक्षा में छात्र हैं उनको एक एक रोल देकर नाटक करवा दिया जाए जिससे वो लेसन भी समझ में आ जाए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को करने में मज़ा भी आए। नाटक के द्वारा भी ऐसे करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो ये श्रव्य और दृश्य सामग्री है इसका प्रयोग स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि किसी शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रत्येक संस्थान में सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। दौलत सिंह कोठारी ने कहा था कि शिक्षक सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। अब देखते हैं दौलत सिंह कोठारी कौन थे। दौलत सिंह कोठारी राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले थे और वे भारत रक्षा मंत्रालय में रक्षा सलाहकार थे और साथ ही साथ वो यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। दौलत सिंह कोठारी को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी माना जाता है और इनकी एक बुक का नाम है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट्स। दूसरी सामग्री है हमारी तकनीक के आधार पर। इससे पहले वाली जो हमने की थी वो थी इंद्रियों के आधार पर, अब है तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर भी दो प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री होती है। पहली सॉफ्टवेयर जिसे मृदु उपागम यानी सॉफ्ट अप्रोच भी कहते हैं, दूसरी है हार्डवेयर जिसे हार्ड अप्रोच भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो वाली सामग्री मृदु उपागम यानी सॉफ्ट अप्रोच, और हार्डवेयर जो चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, जो चीज़ें बाहरी रूप से दिखाई देती हैं वो हार्डवेयर। इसके बाद प्रक्षेपण के आधार पर भी सामग्री दो प्रकार की होती है, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री में आते हैं जैसे स्लाइड हो गई, फिल्म हो गई या स्ट्रिप हो गई, और अप्रक्षेपी में आती हैं चार्ट, चित्र और निर्देश वगैरह। इसके बाद एनसीईआरटी के आधार पर भी शिक्षण सहायक सामग्री है। एनसीईआरटी ने भी कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में डिस्कस किया है। पहली सामग्री एनसीईआरटी के द्वारा है ग्राफिक्स सामग्री। ग्राफिक्स जैसे चित्र हो गए, कॉमिक्स वगैरह या कार्टून, ये हो गई ग्राफिक्स सामग्री। कार्टून के द्वारा, कॉमिक्स के द्वारा और चित्रों के द्वारा भी ज्ञान दिया जाता है। दूसरा है डिस्प्ले सामग्री। डिस्प्ले यानी प्रदर्शन सामग्री, प्रदर्शित करके जिससे ज्ञान दिया जाता है वो प्रदर्शन सामग्री, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लेनल बोर्ड हो गया। तीसरी त्रिआयामी मॉडल। त्रिआयामी मॉडल में आते हैं मॉडल और वास्तविक पदार्थ, जो चीज़ें देखी जा सकें वो। उसके बाद आता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में वही रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन वगैरह आ गई। प्रक्षेपी सामग्री में स्लाइड, फिल्म और स्ट्रिप्स, और प्रक्रिया सामग्री में अभिनय, नाटक, वृत्त चित्रण और क्षेत्र भ्रमण, किसी क्षेत्र में वहाँ घूमकर जानकारी प्राप्त करना, ये प्रक्रिया सामग्री में आता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षक सहायक सामग्री। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन, कुछ शिक्षक अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वो सामग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के दौरान छात्रों को कुछ बदलाव की जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण की अद्यतन तकनीक का प्रयोग
करने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? क्यों करते हैं शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग? छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचने के लिए शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है? गैर प्रक्षेपित कौन सा है? चलचित्र पट्टी, चार्ट, एपिडायस्कोप या स्लाइड? बताइए कौन सा है? इनमें से गैर प्रक्षेपित सामग्री है चार्ट। चार्ट क्या है? एक अप्रक्षेपित सामग्री। बाकी के ये तीनों हैं प्रक्षेपित सामग्रियां। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, ये छात्रों को प्रेरित करती हैं, ये अवधारणा के अर्थ के बीच में सीधा संबंध बनाती है, ये छात्र समूह में सीख सकते हैं, छात्र घर पर अपने परिवार की मदद ले सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या लाभ हैं शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री की? ये छात्रों को प्रेरित करती है, बिल्कुल सही। यह अवधारणा और अर्थ के बीच में सीधा संबंध बताती है, बिल्कुल सही। छात्र समूह में सीख सकते हैं, नहीं। छात्र घर पर अपने परिवार की मदद ले सकते हैं। इन सामग्रियों के द्वारा ये दो चीज़ें नहीं की जाती। इसके दो लाभ हैं, ये छात्रों को प्रेरित करती है और साथ ही साथ ये अवधारणा और अर्थ के बीच में सीधा संबंध भी बनाती है। इसलिए राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है? दृश्य और श्रव्य का उदाहरण नहीं है। देखो टेलीविज़न क्या है? दृश्य और श्रव्य है। इसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लिंगवा फोन में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए ये जो है दृश्य और श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। बाकी के ये तीनों फिल्म, प्रोजेक्टर, एलसीडी और टेलीविज़न क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ मुझे आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। थैंक यू।